मरीज बोला मेरे बचने की कोई आस नहीं है, क्योंकि मेरे बचने की कोई आस नहीं है। वैसे बीमारी मुझे कुछ खास नहीं है, पिछले 1 हफ्ते से खुमारी छा गई है, छाती फूल गई है, हाथों टांगों में सूजन आ गई है। तो डॉक्टर बोला ये रोग तो पाकिस्तानी है। डॉक्टर बोला ये रोग तो पाकिस्तानी है, इसमें सिर्फ एक दवा काम आती है। ये रोग तो पाकिस्तानी है, इसमें सिर्फ एक दवा काम आती है। पड़ोसी से पिटाई खाते ही सूजन अपने आप उतर जाती है। के बाद जो है मेरी पत्नी पूछने लगी भी तुम क्या बनना चाहते थे? मैंने कहा मैं पायलट बनना चाहता था। बोले पायलट क्यों? मैंने कहा मेरे पिताजी कहा करते थे तू धरती पे बोझ है। बात समझे तो आज साथ दिया तो साथ बोलो तू धरती पे बोझ है, तो मैंने कहा पायलट बन जाते हैं। मैंने पत्नी से कहा तुम क्या बनना चाहती थी? बोली मैं तो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मैंने कहा वो क्यों? बोले एकमात्र वो जगह है जहां पुरुषों को बेल्ट से बांध के रखा जा सकता है। अपनी अपनी स्थितियां हैं साहब। ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज का आप चक्कर सुनते रहते हैं कि लव मैरिज है अरेंज मैरिज है। अब इसमें कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं। अरेंज मैरिज तो समझ लीजिए ऐसे जैसे एक आदमी जा रहा है और किसी सांप ने काट लिया, अब बेचारे का कोई दोष नहीं है, जो हो गया सो हो गया, जो होना है वो हो जाएगा। अच्छा लव मैरिज क्या है कि आप अपनी टांग निकाल के चलो बुरा सांप काट ले, आजा काट, ऐसे निमंत्रण देते हैं फिर। तो ये जो है ये लव मैरिज है। आजकल स्थितियां तो बड़ी विकट है। बच्चे जो लगे रहते हैं इस पे फेसबुक के ऊपर लगे रहते हैं सारे के सारे फेसबुक। अब कई तो स्थितियां ये है कि नहाए तो फेसबुक पे फोटो, ये तो फेसबुक पे फोटो। अब एक की शादी हो गई तो साहब उसने जो है फेसबुक पे फोटो डाला, घूंघट उठा रहा हूं मैं, तो मित्रों ने साथ में डाला, अपडेट डालते रहना आधे घंटे का। स्थितियां हैं वो है। मैं आपको एक आपके मनोरंजन के लिए देखिए मेरे पास सारी रचनाएं हैं, क्योंकि मैंने अरे आप तो मैं अंग्रेजी लेक्चर रहा हूं तो मैं तो उसको बाद में लेता हूं पहले। भाई आप फील्ड के बंदे हैं, अपने ऐसे पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलते हैं, वरना मेले ठेले में चले जाओ तो वो डू बताओ तो स्पेलिंग और बताने पड़ते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता अगले के क्या कह रहा है। तो ये आज अच्छी महफिल है, मेरे को ध्यान आ गया कि मैं तो अंग्रेजी का आदमी तो आपसे तो पंगा ले ही लेंगे, लेकिन पहले एक आपके मनोरंजन के लिए रचना सुनिए आप। स्वागत सरदार साहब, स्वागत। पानी पियो। पानी भैया पानी ही है और ये बोतल ही है। बोतल का जीवन भर साथ रहता है। सही है। हाँ बच्चा पैदा होता है, थोड़े दिनों के बाद माँ दूध की बोतल मुंह में लगा देती है ना साहब। फिर स्कूल जाने लगता है तो पानी की बोतल लटका दी जाती है। थोड़ा बड़ा होता है पेप्सी कोक पीता है। विद्वान हो जाता है तो उसे बियर की बोतल का पता लग जाता है। जिनने ताली बजाई उनको पता है थोड़ा थोड़ा। इनको तो पता है, अगली बार में तुम ताली बजाना, क्योंकि बियर के बोतल के बाद उसे विस्की की बोतल का पता लग जाता है। और दोस्तों जब ज्यादा पी लेता है तो फिर ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ती है। बोतल निरंतर साथ है। अरे जब ग्लूकोज की बोतल काम नहीं आती है तो फिर खून की बोतल लगानी पड़ती है। और मित्रों भारतीय संस्कृति के जो सभी लोग हैं यहाँ, और जब खून की बोतल फेल हो जाती है तो फिर गंगा जल की बोतल तो काम आती है। मैं वो दोस्तों आपके मनोरंजन के लिए एक रचना सुनाना चाहता हूँ, और देखिए आनंद लीजिएगा। स्थितियां क्या हैं कि जिस उम्र में मैं रास बिहारी गौड़ और आदरणीय जगदीश जी हैं, उसमें आदमी परिवर्तन जल्दी से नहीं कहता कि फोन बदल लो, तो सोचता है इससे काम चल रहा है तो काहे को बदलना। अब वो पत्नी ने कहा कि हेलो ट्यून्स और जो है रिंगटोन लगवा लूं। तो हमने कहा वैसे काम चल रहा है तो क्यों लगा लें। लेकिन चलो भाई पता किया तो पता लगा कि साहब हेलो ट्यून्स जो है वो मारवाड़ी नहीं लगवाते। रिंगटोन में तो क्या होता है, पता लगेगा रिंगटोन आप फोन करेगा कोई तो आपकी घंटी बजेगी, रिंगटोन कहते हैं फ्री में उपलब्ध हो जाती है। हेलो ट्यून्स में पैसे लगते हैं तो हर आदमी नहीं कराता। मैंने एक से पूछा भी तू क्यों नहीं हेलो ट्यून्स लगवा रहा? बोलो भाई वो फोन आया था मेरे पास, वो बोले हेलो ट्यून्स लगवा लो। मैंने कहा भाई क्या है ये? बोलो जी आप कोई फोन आएगा ना तो आपके फोन से उसे गाना सुनाई पड़ेगा और 30 रुपए महीने देने पड़ेंगे। बोले अच्छा बेवकूफ समझ लिया है, गाना अगला सुने पैसे मैं दूं।
रिंगटोन की बड़ी समस्या है। वो एक अर्थी को लेके जा रहे थे तो किसी के जो है रिंगटोन बज गई कि अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। अरे दूसरे के बजी झलक दिखला जा, एक बार आजा। अरे वो आ गया तो तुम सारे वहां उठोगे। ये स्थितियां, लेकिन मैंने साहब जो है वो पत्नी ने कहा लगा लो। तो जैसे ही मैंने बेबी डॉल में सोने दी, प्रसन्न हो गए। माता जी की भी याद आ गई होगी जो गा रही थी कि जैसे ही मैंने बेबी डॉल में सोने दी वाले गीत को छोड़कर रिंगटोन के लिए गायत्री मंत्र को चुना, ऐसे तुम जो हो गए, ऐसे मेरी पत्नी हुई थी दुखी कि जैसे ही मैंने बेबी डॉल में सोने दी वाले गीत को छोड़कर गायत्री मंत्र को चुना, रिंगटोन के लिए गायत्री मंत्र को चुना, पत्नी ने पोंगा पंडित कहते हुए अपना सर धुना। पत्नी ने पोंगा पंडित कहते हुए अपना सर धुना, तो मैंने साहब उसको खुश करने के लिए हेलो ट्यून्स लगा ली। अब हेलो ट्यून लगाने में क्या फायदा हुआ कि जब भी कोई मेरे मोबाइल पे फोन करता तो मेरा मोबाइल रिंगटोन में गायत्री मंत्र बजाता, लेकिन फोन करने वाले को हेलो ट्यून्स में 4 बोतल वोदका का आनंद आता। 4 बोतल वोदका का आनंद आता। पत्नी ने भी अपनी प्रसन्नता दर्शाई। जब भीगे होंठ तेरे वाली धुन उसके कानों से टकराई, तो पत्नी को खुश करने के चक्कर में मैं गीत बदलने लगा हर घंटे। बस यहीं से पैदा हो गए नए नए डंडे। अब मैंने गीत लगाया कि मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल ले तो मेरे यार बात बन जानी। मैं रंग बढ़िया। ये तो वो जो गीत लगाया उसने गाया, लेकिन पत्नी नाराज थी। उसने क्या कहा कि मैं जूस हूं लीची का, मैं जूस हूं लीची का, तू हैंड पंप का पानी। वाह वाह वाह, क्या अनुभव है भाई। मैं जूस हूं लीची का, तू हैंड पंप का पानी। जो मिला दिए दोनों फीकी लस्सी बन जानी। वाह। तो दोस्तों मैंने गीत लगाया कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। पत्नी बोली कल मुही कौन है वो बता दो हम भी सुने। अच्छा मैंने गीत बदला कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, कई लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि जैसे मैं उनकी डिमांड कर रहा हूं। भाई मैं तुम्हारा प्रवक्ता नहीं हूं। हाँ, कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। पत्नी बोली पता तुम लिखवा दो दांत सब तोड़ देंगे हम। दांत सब तोड़ देंगे हम। तो साहब मैंने फिर गीत लगाया 100 बार जन्म लेंगे। वाह। 100। अरे पहले कुछ खाने के लिए लाओ ना, ये ले आए चाय। सस्ता रेट मामला नहीं, तो कोई गलत बात है ये, चलेगी नहीं। ठीक है। हाँ चलो कोई नहीं, दे दे बांट दे। और पीछे से बांट भाई, अब थोड़ी देर में आएगा ना बांट भाई। तुम्हारे तो पीछे से बांट रहा है। अरे मेरे तो पीछे से बांट रहा है, लेकिन तुम्हारे आगे से बांट रहा है। अफसोस मुझे हो रहा है, किसी और के लिए इतना कोई चिंतित नहीं होगा। मैं सोच रहा था 2 बादाम तुम भी खा लेते। लेकिन 100 बार जन्म लेंगे। वाह। 100 बार फना होंगे। क्या बात है। ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे। पत्नी बोली ये गीत धर्म विरोधी है, इसे तुरंत हटाइए। पत्नी बोली ये गीत धर्म विरोधी है, इसे तुरंत हटाइए। 7 जन्म तक की तो ठीक है, बाकी 93 जन्म किन कलमुइयों के साथ गुजारने का प्रोग्राम बना रखा है। अच्छा है, जरा डिटेल में बताइए।
तो उसके बाद थकार कर मैंने नारी स्वर में गीत लगाया कि मन सात समंदर डोल गया, जो तू आंखों से भूल गया, ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना। पत्नी बोली चालबाजियां छोड़कर गायत्री मंत्र ही लगा लो, अब उसी को जपना। तो मित्रों, आजकल पत्नी प्रसन्न है, आजकल पत्नी प्रसन्न है। गोविंद सिंह जी फॉर्मूला ले लीजिए, आपके काम आएगा कि आजकल पत्नी प्रसन्न है, नहीं करती कोई किस्सा। मैंने रिंगटोन में लगा रखा है गायत्री मंत्र और हेलो टोन्स में लगा लिया हनुमान चालीसा। हेलो टोन्स में लगा लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों, मैं उप जिला शिक्षा अधिकारी रहा, उससे पहले प्रिंसिपल रहा, मैं अंग्रेजी का लेक्चरर रहा मुल्तैन, और मैं हरियाणा के मुल्तैन नारनौल का रहने वाला हूँ, फरीदाबाद रहता हूँ। तो मुझे कार्ड दे दी किसी ने बांटने के लिए कि जा कार्ड बांट के। मैं सब कार्ड बांटने चला गया शादी के, लौटने लगा तो सज्जन ने आवाज मारी, बोला बात सुन। मैंने कहा जी। बोले RSVP का क्या होता है बता, तू तो अंग्रेजी का आदमी है। मैंने कहा भैया आदमी तो हूं मैं अपनी पत्नी का, बाकी RSVP का अर्थ क्या होता है बता देता हूं। मैंने कहा RSVP का अर्थ होता है रिप्लाई इफ यू प्लीज। बोलो रिप्लाई तो ठीक बोल रहा है, बाकी गड़बड़ कर रहा है। मैंने कहा साहब ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में से यही कहते हैं। बोलो ना जैसे रिप्लाई आर से बताया ऐसे बता। मैंने कहा ठीक ऐसे बता देता हूं। मैंने देखा ऊपर लड़के लड़की का नाम होता है कार्ड में, और नीचे खास खास रिश्तेदारों के नाम लिखे होते हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है RSVP। तो RSVP का अर्थ हुआ रोएंगे सारे विवाह पीछे। बड़ा कमाल कर रहा है, शादी ब्याह में तो खाना पीना चलता है, तू रोने धोने की बात कर रहा है। मैंने कहा खाना पीना चलता है तो RSVP का अर्थ है रोटी सब्जी वास्ते पधारो। बड़ा कमाल करता है, शादी ब्याह में मिठाइयां होती हैं, क्विक सर्विस होती है। मैंने कहा सर्विस की बात कर रहा है तो RSVP का अर्थ है रिमेंबर सर्विस वेरी पुअर। वो बड़ा सर्विस पुअर होगी तो रिश्तेदार नाराज नहीं हो जाएंगे। मैंने कहा अपने पास इसका भी जुगाड़ है, RSVP का अर्थ है रिश्तेदारों सुधरो, रिश्तेदारों सुधरो वरना पिटोगे। बड़ी साहब विकट स्थितियां हैं। मैंने एक लड़के से कहा, मैंने कहा आने वाले कल की अंग्रेजी बता। बोला जी टुमारो। मैंने कहा परसों की और बता दे। बोला जी टुमारो के एक और मारो। अरे एक लड़के से मैंने कहा तेरा जन्म कहाँ हुआ था? बोला जी तिरुवनंतपुरम में। तो मैंने कहा चल स्पेलिंग बता। बोला जी फिर तो मैं गोवा में ही हुआ था। सारे अपनी अपनी स्थितियां देखते हैं। अच्छा एक लड़के से मैंने कहा भाई बंबई का नाम मुंबई हो गया बात समझ में आती है, कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया समझ में आता है, लेकिन मद्रास का नाम चेन्नई किस लिए पड़ा? भाई कलकत्ता कोलकाता बंबई मुंबई, मद्रास का नाम चेन्नई किस लिए पड़ा? बोला सर ऐसा है वहां लोग लुंगी पहनते हैं ना इसलिए, और लुंगी में चेन नहीं होती इसलिए चेन्नई। बात अच्छी लगे ताली वाली बजा दीजिए। अरे दोस्तों मैं तो जब पढ़ा भी सब मैंने छठी में ABCD सीखी। अब आपके यहाँ तो राजस्थान बोर्ड का भी विद्यालय है, CBSE का भी है। छठी में ABCD सीखी, फिर MA कर ली, पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में एक दिन पता लगा ये लेडी फिंगर भिंडी को कहते हैं। मैं तो ये सोचा करता था लेडी फिंगर किसी महिला की उंगली। हाँ, तो मैंने सोचा भी आज जमाना तरक्की कर गया। मैंने एक लड़के को 20 रुपए दिए, मैंने कहा जा रहे सब्जी मंडी से लेडी फिंगर लेके आ। अब वो पारिक साहब देखिए क्या लेके आया। मैंने एक छात्र से कहा इधर आ, ये 20 का नोट पकड़ और सब्जी मंडी से लेडी फिंगर लेकर आ। अब छात्र बेचारा भिंडी की अंग्रेजी नहीं था जानता, लेडी फिंगर को महिला की उंगली था मानता। वो सब्जी मंडी में गया और एक खूबसूरत सी सब्जी बेच रही महिला की उंगली पकड़ते हुए बोला, आप ऐसे क्यों शर्मा रहे हैं? आप ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? ये 20 का नोट पकड़िए, गुरुजी आपको घर पे बुला रहे हैं। जितने भी आपके अंग्रेजी लेक्चरर या अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं कृपया सावधान रहें, मेरी तरह का पंगा मत लें। और सुशील शर्मा इकल्ले इतने सारे बच्चों को थोड़ी पढ़ाते होंगे, तुम्हारी दोस्ती उनके साथ है इसका मतलब थोड़ी उनका नाम ले लूंगा मैं, 3 बार ले दिया वो अलग बात है। दोस्तों एक बार तालियां बजाइए, मैं आपको एक विशेष रचना सुना के अपना स्वागत स्वागत सरदार साहब स्वागत। आदरणीय जगदीश सोलंकी जी की उपस्थिति है। पिछले दिनों हिंदी दिवस हुआ और भाई हमारा राज बिहारी गौड़ कहीं निकल गया, लेकिन उसका आदेश है, मैं वो कविता आपको सुनाना चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि जो हिंदी के कट्टर समर्थक हैं वो सबसे कट्टर विरोधी हैं हिंदी के। उन्होंने हिंदी को इतनी संस्कृतनिष्ठ, इतनी जटिल और इतनी दुरूह बना दिया है, जिसकी भाषा में हम सुबह से लेकर रात तक बातचीत करते हैं, जब उसको पढ़ने बैठते हैं तो लगता नहीं कि अपनी भाषा है, लगता कुछ और पढ़ रहे हैं। इस कठिनता के
पर व्यंग करते हुए मैंने एक रचना लिखी है जो कि भाषा की समस्या के समाधान तक पहुंचती है। और आप एक बार जुड़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि विशेष मेरे छोटे भाई रास बिहारी गौड़ का आदेश है कि इस कविता को सुनाया जाए। 2003 में इंडिया टुडे के अंदर हिंदी में भी प्रकाशित हुई है, और ये वो रचना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे खूब सम्मान दिलाया है, और आपको भी पसंद आएगी। और भाषा की समस्या का समाधान भी है। राजनीति से लोग जुड़े हुए बैठे हैं, तो वो जो है देखेंगे तो महसूस करेंगे कि ये एक दिशा की तरफ कविता जाती है। आप आनंद लीजिएगा कि आखिरकार हमने हिंदी के कट्टर समर्थकों की बात मान ली और अगले ही दिन से अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का हिंदी में घालमेल ना करने की ठान ली। क्या बात। तो सुबह उठते ही हमने नेत्र स्थित नासिका चिपटित नेत्र दोष निवारक पारदर्शक यंत्र अर्थात चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। शुद्ध हिंदी में चश्मे को यही कहते हैं। वो तो मेरा एक मित्र है, उसका बेटा बोला, अंकल जी, मैंने कहा क्या बात हो गई बेटा? बोला जी चश्मे से बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोला जी जब चश्मा लगा लेता हूं ना तो लड़कियां मेरी तरफ नहीं देखती हैं। मैंने कहा फेंक दे चश्मे को, तोड़ दे। बोला जी फिर लड़कियां नहीं दिखती हैं। बड़ी विकट समस्या है। मैंने मुमताज जी से कहा, मैंने कहा इतना सुंदर दिखती हो, इतना अच्छा लिखती हो, कैसे? इतना सुंदर दिखती हो, इतना अच्छा लिखती हो, कैसे? बोले भगवान ने हमें फुर्सत से बनाया है। तो मैंने कहा हमें कौन सा गूगल से डाउनलोड किया है? सुबह उठते ही हमने नेत्र स्थित नासिका चिपटित नेत्र दोष निवारक पारदर्शक यंत्र अर्थात चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। फिर दंत स्वच्छ कारक दंडिका, फिर दंत स्वच्छ कारक दंडिका एवं दंत स्वच्छ कारक लेप से अपनी दंतावली को स्वच्छ किया और चमकाया। और एक कप चाय मंगाने के लिए अपनी पत्नी को शयन कक्ष में आवाज देकर बुलाया। हे प्रिय, एक पक्की मिट्टी के पात्र में शर्करा युक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय पत्तियों का अति उष्ण पेय पदार्थ प्रेषित कर दो मेरी रानी। तो बोली सुबह सुबह शुरू हो गए। अच्छा ये बताओ, ये नई कविता सुना रहे हो या कहानी? तो शुद्ध हिंदी में बोलने की सौगंध ले रखी थी, इसलिए कुछ काम संकेतों से तो कुछ ध्वनि से निपटाए। और दिल्ली जाने के लिए हम एक त्रिचक्रीय वाहन अर्थात रिक्शा में बैठकर वाहन गमनागमन स्थल बस स्टैंड, एक त्रिचक्रीय वाहन अर्थात रिक्शा में बैठकर वाहन गमनागमन स्थल तक आए। वहां जलद जी बैठे थे। बोले लेट कैसे हो गया? इन्हें शुद्ध हिंदी में बताना था। तो मैंने बताया कि हमारी त्रिचक्रीय वाहिनी के अग्र चक्र में छिद्र हो जाने के परिणाम स्वरूप समूचा पवन उत्सर्जित हो गया था। समूचा पवन उत्सर्जित हो गया था। छिद्र अवरोधक से छिद्र बंद करवाने के उपरांत पवन ठूसक यंत्र से, भाई ताली वाली देखो 2-4 जब बजाते हैं, सुनो पहले, अरे बात सुनो, जब 2-4 ताली बजाते हैं तो ऐसा लगता है कोई तंदूर में रोटी लगा। तो तालियां बजाते, एक बार जोरदार तालियां बजा के दिखाओ कि तालियां ऐसे पवन ठूसक यंत्र से उसमें पुनः पवन प्रविष्ट करवाई, अतः विलंब हो गया मेरे भाई। तो कंडक्टर को देखते हमने उससे कहा, संवाहक महोदय, इंद्रप्रस्थ नगरी प्रस्थान करने हेतु एक समुचित मूल्य का वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। एक समुचित मूल्य का वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। कंडक्टर ठेठ हरियाणवी था, सीटी बजा के ड्राइवर से बोला, दिल्ली की बस में गलत रूट की सवारी चढ़ रही है, दिल्ली की बस में गलत रूट की सवारी चढ़ रही है, जरा ब्रेक मार के इसने उतरिए। हमने कहा महोदय वाहन मत रोकिए, जहां आप कह रहे हैं हमें वहीं है जाना, कि जहां आप कह रहे हैं हमें वहीं है जाना। तो बोला तो आगरे क्यों नहीं चला जाता? बढ़िया बढ़िया। वो बोला
बोला तू आगरे क्यों नहीं चला जाता, वहीं है मशहूर पागल खाना। थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास बैठे एक यात्री ने सिगरेट सुलगाकर उसका कश लगाया, हमने शोर मचाकर तुरंत कंडक्टर को बुलाया। हमने कहा, संवाहक महोदय, यह व्यक्ति श्वेत धूम्रपान दंडिका का अनाधिकृत दहन करके इसका अवांछित धूम्र हमारी नासिका पर छोड़ रहा है। हमारी नासिका पर छोड़ रहा है। ये परिवहन नियमावली के विरुद्ध है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। इस प्रकार ये व्यक्ति संविधान के मूल ढांचे को ही तोड़ रहा है। कंडक्टर बोला रहा बैठ जा बैठ जा, कंडक्टर बोला रहा बैठ जा। इसने कौन सा गौरी मिसाइल की पूंछ में आग लगा दी, इसने कौन सा गौरी मिसाइल की पूंछ में आग लगा दी, एक सिगरेट तो सुलगाई से। और इतना शोर तो अमेरिकन टावर के टूटने पे भी नहीं मचा, जितनी आए तो बात तने थोड़े से धुम्बे पे मचाई से। और दिल्ली पहुंचकर हमने एक रिक्शा वाले को जिलाधिकारी निवास समीप स्थित सामुदायिक केंद्र पहुंचाने के लिए बतलाया। वो 2-4 लोगों से पूछ पाछ के हमसे सीधा टकराया। बोला, तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है, सीधे सीधे भी तो बता सकते थे। तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है, सीधे सीधे भी तो बता सकते थे। अंग्रेजी बोलनी जरूरी थी। क्या बात है। तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है, सीधे सीधे भी तो बता सकते थे। अंग्रेजी बोलनी जरूरी थी, हिंदी में भी तो सता सकते थे। और मित्रों, जो संदेश देने के लिए मैंने कविता लिखी, जो भाषा की समस्या का समाधान है कि यदि आप हिंदी की भगीरथी को समुद्र नहीं बना सकते तो इसे संकुचित करके छोटा नाला मत बनाइए। यदि आप हिंदी की भगीरथी को समुद्र नहीं बना सकते तो इसे संकुचित करके छोटा नाला मत बनाइए। इसमें संस्कृत और उर्दू की अलकनंदा और यमुना को मिलने दीजिए। अंग्रेजी जैसे छोटे झरनों पर भी बांध मत बनाइए, क्योंकि सैकड़ों नदियों और नालों के मिलने के बाद ही भगीरथी पवित्र गंगा बन पाई है। संदेश साथ लेते जाइएगा कि सैकड़ों नदियों और नालों के मिलने के बाद ही भगीरथी पवित्र गंगा बन पाई है। और हमने दूसरी भाषाओं की शब्द रूपी नदियों को हिंदी की भगीरथी में मिलने से रोका है। इसलिए हिंदी आज तक हिंदी रही है। जन जन की पवित्र हिंदुस्तानी गंगा नहीं